हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर। कोड है सेट 1 346XS, जो कि 2020 में पूछा गया। इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न का सलूशन आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सेट 1 346XS 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है कि P, Q, R, S ये कुल 4 प्रतिरोध हैं। आप इनको किसी भी क्रम में लिख सकते हो, P, Q, R, S, या यहाँ से आप शुरू कर सकते हो P, Q, R, S या P/Q R/S। आप इनको इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी का संकेत बनाया है, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे है आपका गैल्वेनोमीटर, जो कि मतलब पता लगाता है कि करंट का फ्लो हो रहा है या फिर नहीं। बस इतना सारा चीज़ इसमें करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए इसका सॉल्यूशन। प्रश्न में कहा है कि संतुलन की अवस्था में, ये सबसे मेन पॉइंट है। संतुलन की अवस्था कहने का मतलब होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि ये जो आपको यहाँ पे टॉप और बॉटम, ये जो आपको 2 शीर्ष दिख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मानेंगे कि माना ABCD, जैसा कि हमने बना लिया है, ABCD के भुजाओं के प्रतिरोध PQRS है। और आप इनको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि ABCD के भुजाओं, ये यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको आप लिख सकते हो ABCD के भुजाओं AB, BC, CD और AD के प्रतिरोध। अब AB का प्रतिरोध P है और उसके बाद BC का प्रतिरोध R हमने लिया है, जैसा लिए हैं वैसा लिख देंगे। CD का प्रतिरोध S है और उसके बाद AD का प्रतिरोध Q। जैसा हमने लिया है वैसा हम लिख रहे हैं। आप अगर इनको PQRS लेते हो तो आप ऐसा ही लिखोगे PQRS। जैसा आप लिखोगे लैंग्वेज आपको वैसा ही लिखना है। तो खैर यहाँ पे पहले ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे है संतुलन की अवस्था, तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में लिखेंगे BD भुजा में, या जो विकर्ण है आप वो भी कह सकते हो, BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही है। जब ये ब्रिज मतलब बैलेंस वाले पोजीशन में रहेगा तो इस टर्मिनल में किसी भी प्रकार का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ये जो आपका BD सिरा दिख रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की धारा नहीं होगी। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे किरचॉफ का वो लूप वाला नियम लगाएंगे, जैसा कि कहा गया है कि किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लूप का नाम ले लेते हैं, जैसे ABDA लिखेंगे लूप ABDA में
किरचॉफ के नियम से। और यहाँ पे जब नियम लगाएंगे तो उसके लिए पहले यहाँ पे करंट बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि I करंट चल रहा है, वो इस रास्ते में, यहाँ हो गया I1 करंट, और इस साइड चल रहा है I2 करंट, ऐसा। तो अब चूँकि इस रास्ते में कोई करंट नहीं है तो I1 इधर से आएगा, यहाँ भी होगा I1, और ये I2 इस साइड चलेगा, यहाँ पे I2 करंट होगा, और दोनों मिलके फिर से करंट बन जाएंगे I। तो यहाँ पे जब लूप लगाएंगे तो हम लोग लूप का नाम क्या लिए हैं, ABDA, ये वाला हमने लूप लिया है। तो अब इसमें करना क्या है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप जो अंदर पथ सिलेक्ट करोगे, जैसे सपोज करो कि हम ऐसा कोई एक पथ सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अगर आपके पथ का और करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो वहाँ का पोटेंशियल माइनस होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है, और उल्टा होगा तो पॉजिटिव लेना है बस। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक लूप ऐसा ले लिया, ये है लूप नंबर 1। तो अब यहाँ पे हमने ये वाला रास्ता सेलेक्ट किया है, तो अब इस रास्ते में ये करंट पड़ रहा है तो ये माइनस लिया जाएगा, क्योंकि देखो ये इसी सिरे से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर रास्ते में ही मतलब सेम टू सेम डायरेक्शन, यानी लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम हो तो माइनस में लेना है। तो वहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो होगा I1P, और चूँकि इस रास्ते में कोई नहीं है तो यहाँ पे आएंगे तो ये लूप जो हम लोगों का घूम रहा है ये ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पे ये इस रास्ते से और करंट इस रास्ते से पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा I2Q इक्वल 0, क्योंकि किरचॉफ का जो रूल है, नियम है विभव से संबंधित, कि किसी भी बंद लूप के अंदर नेट पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि I2Q इक्वल हो जाएगा I1P, इसको एक इक्वेशन बना दिए। ऐसे ही आपके पास दूसरा लूप है, इसको लूप नंबर 2 कह देते हैं। तो लिखेंगे लूप, नाम लिख देते हैं जैसे BCDB में, इसमें भी आप वही लिखोगे कि किरचॉफ के नियम से। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके लूप का डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, ऐसे आप चलोगे तो सेम टू सेम डायरेक्शन में माइनस रहेगा, तो हो जाएगा ये -I1R। उसके बाद आप इस साइड में उतरोगे और करंट इस साइड से चलेगा तो वो हो जाएगा प्लस में I2S इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा I2S इक्वल I1R, इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को एक दूसरे से डिवाइड करने पर या भाग करने पर, समीकरण 1 ऐसा लिख देते हैं, आप समझ जाओगे। मतलब क्या है कि पहले समीकरण में दूसरे से, आप लिख सकते हो दूसरे में पहले से, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा I2Q बटे I2S बराबर I1P और I1R। I2 से I2 और I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा Q/S इक्वल P/R। तो अब इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, देखो गुणा कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा QR इक्वल PS। प्रूफ करना है P/Q, ये यहाँ आगे लिख देते हैं। P/Q प्रूफ करने के लिए Q को उसके नीचे होना चाहिए, तो हो जाएगा इधर, और S को इसके नीचे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऐसा, Q उसके नीचे और S इसके नीचे। मतलब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आपका जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। तो मेरे ख्याल से आपको इस प्रश्न के अंदर का जितना भी मतलब मेन पॉइंट था वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका पार्ट है कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो देखिए
इसके लिए पहले आपको इस सर्किट को समझना होगा। यहाँ पे देखो ये आपका एक यल है, हमने चित्र बना दिया है। यल मतलब इंडक्टर जो कि प्रेरकत्व है, सी कैपेसिटर और आर रेजिस्टर है। और जब इनको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं और इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो आर है और जो इसकी प्रतिबाधा जेड होती है वो जब दोनों परिमाण में बराबर हो जाते हैं, जब इस सर्किट का प्रतिरोध R और तीनों को मिला करके जो प्रतिबाधा बनती है इम्पीडेंस, जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तब इसको कहते हैं विद्युत अनुनाद वाली पोजीशन। और ऐसे में इसमें एक प्रकार का समझ लो कह सकते हैं कि वाइब्रेशन टाइप उत्पन्न होता है। मतलब ये पूरी सर्किट वाइब्रेट करने लगती है। जो यहाँ पे इंडक्टर पड़ा हुआ है ये वाइब्रेट करने लगता है, तो उसी को कहते हैं अनुनाद करना या रेजोनेंट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं जेड कैसे रहता है। जैसे देखो, अगर हम मान लो कि एक लाइन खींचे और इसको हम लोग आर कहें, तो जो आपका ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर जिसको हम लोग कैपेसिटर भी कहते हैं, तो इस कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है वो नीचे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मतलब धारितीय प्रतिघात, और ये ऊपर होता है प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको एक्सल कह सकते हैं ये चीज़। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब अगर मान लो ये बड़ा है तो इसका डिफरेंस इधर आएगा और ये बड़ा तो इसका डिफरेंस इधर आएगा। सपोज कर लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, तो इन दोनों का मिला करके यहाँ पे बनेगा एक्सएल माइनस एक्ससी। मतलब एक इमेज और बना सकते हैं इसको, ये ऊपर बनाते हैं, ये है एक्सएल माइनस एक्ससी। तो ऐसे में इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड आएगा और इसी रिजल्टेंट को जेड कहते हैं। बस सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि जब ये सीरीज में ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ जो आपका आर दिख रहा है आप उसको एक ग्राफ पर बना लो और नीचे वाले को कह दो आर। उसके बाद बस इतना याद रखे रहो कि इंडक्टर ऊपर रहेगा और कैपेसिटर नीचे रहेगा। फिर जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा देंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लिए कि इंडक्टर बड़ा है तो इंडक्टर में से कैपेसिटर घटा दिए। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको घटा के तब लाइन को नीचे बनाते, तो जेड आपका ऐसा चलता। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आके देखो कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रतिबाधा जिसको हम लोग जेड कहते हैं, यानी आर और एक्सएल और एक्ससी, इन सब का जो रिजल्टेंट है जिसको हम लोग कहेंगे प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, तो अगर जेड और आर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएं, परिमाण में बराबर हो जाएं, तो ऐसे वाले पोजीशन को हम लोग कहेंगे कि विद्युत अनुनाद की स्थिति। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विद्युत अनुनाद की स्थिति में जब विद्युत अनुनाद वाली पोजीशन आएगी, तो यहाँ पे देखो हम जो विद्युत अनुनाद आपको बता रहे हैं वो श्रेणी अनुनादी को दिमाग में रख करके, मतलब आप सोचो कि ये सब के सब सीरीज में जुटे हैं। एक समांतर क्रम में भी होता है तो उसमें भी जो आंसर आता है सेम टू सेम आएगा। तो हम यहाँ पे आपको सीरीज वाला बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में भी सीरीज वाले टाइप से पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मतलब यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में विद्युत अनुनाद की स्थिति में लिखेंगे R = Z। तो अब यहाँ पे अगर आपको Z निकालना हो तो आप सिंपल जानते हो कि अगर दो वेक्टर हों जो 90 डिग्री पर ज्वाइंट हों तो किसी मतलब इसके रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों वेक्टरों के स्क्वायर का ऐड होता है स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे जो Z होगा वो Z हो जाएगा R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें दोनों साइड तो हो जाएगा Z² = R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अगर आर और जेड बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब अगर जेड की जगह आर लिख दें या आर की जगह पर जेड तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। जेड बराबर आर है या जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो होगा एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इक्वल 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी इक्वल 0। तो लिख सकते हैं कि ये होगा एक्सएल इक्वल एक्स सी। एक्सएल की वैल्यू होती है एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल और एक्स सी को लिखते हैं 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये ओमेगा का गुणा ओमेगा में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल हो जाएगा 1/√LC और ओमेगा का मतलब होता है पूरा जो सूत्र आवृत्ति के पदों में वो होता है 2πf या 2πn आप कह सकते हो। यहाँ अल्टरनेटिव करंट में आवृत्ति को f से लिखते हैं तो हो जाएगा 1/√LC। तो यहाँ से f इक्वल हो जाएगा 1/2π√LC और यही है आपके प्रश्न का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा और ये बात भी समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ तो आपको आपके किताबों में मतलब परिभाषा के रूप में भी मिल सकता है। तो अगर मान लो अगर परिभाषा के रूप में कहीं मतलब किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप उसको अपने किताबों से भी देख सकते हो और यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब की बात हो रही है। यानी आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है, लेकिन ऐसे पोजीशन में निकालना है जब प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ हो, उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिगर बना के रेडी है। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसको हम लोग एक V वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो एक प्लेट प्लस चार्ज और दूसरा प्लेट मतलब ये आपका माइनस चार्ज वाला हो जाएगा। इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d रखा गया है। एक प्लेट से x डिस्टेंस पर डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है जिसकी मोटाई t है और दूसरे प्लेट से उसका डिस्टेंस y, ऐसा हमने ले लिया है। और यहाँ पे जितने भी प्लेट होंगे सभी प्लेट लंबाइयों में समान होंगे और क्षेत्रफल में भी समान होंगे, ऐसा ही कंडीशन लागू होगा, ये बात याद रखे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d और लिखेंगे प्लेटों पर आवेश प्लस q कामा माइनस q। और फिर जैसा जैसा माने वैसा लिखेंगे प्लस q आवेश वाले प्लेट से x दूरी पर t मोटाई का एक
परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इतना सारा काम करना है, उसके बाद बाकी तो आप सॉल्यूशन में लगाते हुए लिखते हुए चले जाओगे। तो यहाँ पे आपको मेन जो आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3, तो इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस पोटेंशियल को पहले मेंटेन करते हैं, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, जो आपका नेट पोटेंशियल है V, ये पोटेंशियल 3 भागों में बटेगा, 1 2 3। तो इस भाग को, जैसे मान लो कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E0, हवा है यहाँ पे, तो वही तीव्रता यहाँ भी होगी, सेम टू सेम होगा तीव्रता। ये आप इसको गॉस के थ्योरम में भी प्रूफ कर चुके होंगे कि जब कोई प्लेट समान रूप से आवेशित होती है तो उससे कितनी डिस्टेंस पर आप निकाल रहे हो तीव्रता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप दूर निकालो चाहे करीब निकालो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती ही है। तो आप चाहे इतना दूर निकालो चाहे वहाँ निकालोगे, तो हर एक जगह पर सेम टू सेम होगा। हाँ, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ की तीव्रता कितनी होगी, जितना परावैद्युतांक है उतने टाइम कम हो जाएगी। तो यहाँ का जो हमने नेट पोटेंशियल दिया है वो पोटेंशियल 3 जगहों पर बटेगा, 1 2 3। तो पहला वाला पोटेंशियल होगा E0 और x डिस्टेंस में बटा है, दूसरा वाला पोटेंशियल है E0 बाई k इंटू टी, इतना आएगा, और तीसरा पोटेंशियल होगा E0 इंटू वाई। अब यहाँ से ये हो जाएगा V इक्वल E0 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस टी बाई के प्लस वाई। यहाँ से ये हो जाएगा V इक्वल E0 x प्लस वाई प्लस टी बाई के, और x प्लस वाई की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो हो जाएगा d माइनस टी। ये यहाँ निकाल के दिखाते हैं, x प्लस टी प्लस वाई इक्वल है d x dy। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू होगी d माइनस टी। सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे v इक्वल E0 x प्लस वाई की जगह पर d माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा t बाई के। तो ये हो जाएगा v इक्वल, अगर आप गाउस का थ्योरम देखो तो अगर आपको 2 प्लेट दिए जाएं जिस पे एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज हो, तो उनके बीच में जो तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतनी होती है। तो यहाँ पे एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, तो इन दोनों के बीच का जो तीव्रता होगा, इंटेंसिटी, वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये होगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। और उसके बाद अब सिग्मा की बारी है हटाने की, यहाँ पे लिख देते हैं, वो कहाँ से लिखे हैं, E0 इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बारी है सिग्मा की। सिग्मा का मतलब होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो यहाँ पे टोटल चार्ज Q दिया और टोटल एरिया है A, और नीचे रहेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से V इक्वल हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब लिखेंगे कंडेंसर की जो धारिता होती है, C इक्वल होता है Q बाई V। तो यहाँ से Q की वैल्यू Q ही है, और V की वैल्यू है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। Q से Q कैंसिल होके ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा, तब C की वैल्यू हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे होगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। और यही है कंडेंसर के लिए धारिता का सूत्र। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न होगा आपका तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। 4th वाले में एक प्रश्न था जो कि हमने उसको छोड़ दिया है, कि उसमें बताना था आपको चुंबकत्व के बारे में कुछ था प्रश्न।
कि लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो इन सब का परिभाषा आपको किताब में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और ये डेरिवेशन टाइप कुछ था तो इसलिए मैंने इसको लगाना उचित समझा। तो खैर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लिखिए नहीं बल्कि ज्ञात कीजिए, हम मतलब पूरा आपको निकाल के दे देते हैं। और इसमें केवल लिखना ही था, मतलब जो फार्मूला था वो लिखना था, आपको चित्र बनाना था बस। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसमें अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में क्या क्या चाहिए। एक चाहिए आपको अवदृश्यक लेंस जो कि उत्तल होता है और फोकस दूरी बड़ा होता है। उसके बाद एक आपको चाहिए नेत्रिका लेंस, आईपीस लेंस, जिसकी फोकस दूरी कम होती है, छोटी होती है। और उसके बाद यहाँ पे अवदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर लगा के रख देते हैं। जैसे सपोज करो कि एक वस्तु है ए बी जो कि बहुत दूर है, तो उस वस्तु का अवदृश्यक के फोकल प्लेन पर एक इमेज बन रहा है जिसको हम लोग कहेंगे ए डैश बी डैश। अब यही वाला इमेज इस आईपीस लेंस के लिए वस्तु जैसा काम करता है। तो यहाँ से एक पैरेलल रे जा रही है जो उसके फोकस से बेंड होकर इस साइड पीछे आती हुई दिख रही है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है जो कि इस साइड आती हुई दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आके वो यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे उनका एक आभासी इमेज बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ऐसा हमने माना है। उसके बाद यहाँ पे जो वस्तु है वो एक एंगल यहाँ पे मतलब फॉर्म कर रही है अल्फ़ा, और उसके बाद जो आपका मेन इमेज मतलब बन गया है, जो आपका फाइनल इमेज बन रहा है, वो इमेज यहाँ पे बीटा कोण फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ पे। बस इतना सारा चीज़ आपको लिखना है। और यहाँ पे वस्तुओं की दूरी आपको लेनी है। जैसे यहाँ से वस्तु की दूरी को लिखेंगे UO, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु की दूरी। और उसके बाद वो यहाँ से यहाँ के जो बना वो प्रतिबिंब है इसके लिए, और चूँकि फोकल प्लेन पे जाके मिला इसलिए इसको फोकल लेंथ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का। और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक के लिए नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, लिखेंगे UE। और उसके बाद ये यहाँ पे बना फाइनल इमेज जिसको हम लोग कहेंगे VE। इतनी सी चीज़ आपको लिखनी है बस। और उसके बाद अब बारी आती है डेरिवेशन की। तो यहाँ पे इसका देखिए सॉल्यूशन, आपको केवल चित्र बनाना था, आप चित्र बना सकते हो। क्या क्या लगा आप लिख सकते हो। अब दृश्यक लेंस है, अब नेत्रिका लेंस है, इसकी फोकस दूरी अधिक है, और उसके बाद इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी को FE कहेंगे, इसको FO कहेंगे। अब दृश्यक से वस्तु की दूरी को UO कहेंगे। मतलब ये जितनी भी चीज़ है उतना सारा चीज़ आपको लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपल निकालना है आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। कैसे निकलेगा देखो, आवर्धन इक्वल हो, आवर्धन को लिखते हैं यम से। यम का मतलब होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, जो कि यहाँ पे है बीटा। और उसके बाद वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण जिसको दर्शन कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे आवर्धन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बीटा बाई अल्फा। प्रतिबिंब ने ये बीटा एंगल बनाया आंख पर, और उसके बाद अगर लेंस वेंस हटा देते तब जो वस्तु एंगल बनाती, जैसे मान लो अगर ऐसा कर देते कि वस्तु ऐसे खड़ी और उसको सीधे नंगे आँख से देखते, मतलब बिना दूरबीन वगैरह के, तब जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ यम इक्वल होता है बीटा बाई अल्फ़ा। बस इतनी सी बात। तो अब यहाँ पे रही बात आपको बीटा खोजनी है और अल्फ़ा खोजनी है। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से बीटा निकाल सकते हो, tan बीटा लगाओगे लंब बटे आधार, चाहे इसमें लगाओ चाहे बड़े वाले में। तो यहाँ पे छोटे वाले में लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, ये यहाँ निकालता हूँ, लिखेंगे tan बीटा इक्वल लंब इसका है A डैश B डैश, और आधार ये यहाँ से यहाँ तक जो कि है UE। अब चूँकि अपर्चर सब छोटे छोटे रहते हैं इसके, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा इक्वल A डैश B डैश बाई UE। ऐसे यहाँ से आप tan अल्फ़ा निकालोगे लंब बटे आधार करके,
तो हो जाएगा ए डैश बी डैश, और आधार हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है एफ ओ। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे एफ ओ। तो बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू बस यहाँ रख देनी है, और ये बन गया आवर्धन। ये है ए डैश बी डैश बाई यू ई, और यहाँ है ए डैश बी डैश बाई एफ ओ। तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यम इक्वल बनेगा एफ ओ बाई यू ई। ये हो गया एक आवर्धन का सूत्र। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको आवर्धन का सूत्र मतलब ऐसा लिखना है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय की बात। तो अब चूंकि बात नेत्रिका की होगी, क्योंकि आँख जो है आपका वो आईपीस लेंस के बगल में है, तो सारा का सारा काम इस लेंस के लिए आपको करना होगा। तो आप लिखोगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए 1/Fe नेत्रिका की फोकस दूरी, 1/Ve माइनस 1/Ue। और यहाँ अंतिम प्रतिबिंब कहा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बनता है। अब अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो हो जाएगा 1/Fe नेत्रिका की फोकस दूरी 1/Ve। इसी साइड इमेज बन रहा माइनस डी, और माइनस जो वस्तु की दूरी है वो भी माइनस रहेगी, वो यहाँ हम लिख देते हैं। क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि देखो मतलब लाइट इसी साइड से चल रही है, इस साइड से आगे बढ़ रही है, और वस्तु आपका इस साइड में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस रहता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा। 1/Fe प्लस 1/D इक्वल 1/Ue। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी का गुणा उसमें करोगे तो हो जाएगा डी प्लस Fe बटे Fe इंटू डी। ये वैल्यू हो गई 1/Ue की, और 1/Ue की वैल्यू आप वहाँ पे रख दोगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न का सॉल्यूशन आपके आ जाएगा Fo, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी प्लस Fe बटे Fe इंटू डी। Fe को आप आगे ले लोगे तो हो जाएगा यम इक्वल Fo बाई Fe। तो हो जाएगा ये d प्लस Fe बाई डी, और उसके बाद इसको आप रीअरेंज थोड़ा सा कर दो तो हो जाएगा Fo बाई Fe डी बाई डी प्लस Fe बाई डी। डी बाई डी से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो यम इक्वल हो जाएगा Fo अपान Fe और 1 प्लस Fe बाई डी। और यही है आवर्धन का सूत्र। तो इस सवाल में केवल आपको लिखना था, लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन करके भी दिखा दिया। तो एक आवर्धन का सूत्र तो आपका ये है Fo बाई Ue, और चाहे आप वो वाला सूत्र लगाओगे Fo अपान Fe कोष्ठक में 1 प्लस Fe बाई डी। और यही है आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट में 2 प्रश्न थे, जिसका एक तो हम लोग लगा दिए और दूसरे में अथवा लगा हुआ था, मतलब चाहे आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला। तो ये वाला प्रश्न क्या है, देखो, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्यक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं। किसी वस्तु को अवदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, इसके लिए आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लगाना है, हम छोटा मोटा आपको इमेज बना के दिखा देते हैं, आप समझ जाओगे। जैसे मान लो ये हो गया आपका अवदृश्यक और ये हो गया नेत्रिका। सूक्ष्मदर्शी में छोटे बड़े ऐसे होते हैं दोनों, मतलब इस साइड आँख रहेगी ऐसे कुछ। तो इसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। एक की फोकस दूरी अवदृश्यक की है 2 सेंटीमीटर और नेत्रिका की है 6.25 सेंटीमीटर, इतना कहा है। प्रश्न है कि यहाँ से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें
कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब इसके लिए डी डिस्टेंस पर बने। तो मतलब आपको सारा काम पहले नेत्रिका के लिए कैलकुलेशन करना है, बाद में इसके लिए कैलकुलेशन करना है। यही इसमें मतलब मेन चीज़ जो छुपा हुआ है। क्योंकि देखो जो इमेज बनेगा, मान लो ऐसे ऐसे जाएगा, कहीं पे बनेगा, सपोज करो ऐसे बना देते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कहीं पे बनेगा, फिर वो यहाँ से चलेगा, इस प्रकार से पीछे ऐसे वगैरह आएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि पहले ये इमेज जो यहाँ पे बनेगा, तो उस इमेज को डी डिस्टेंस पे आना है। तो अब डी डिस्टेंस पे आने के लिए पहले ये पता कर लेते हैं कि वो नेत्रिका से कितनी दूरी पर है। और जब ये पता चल जाए कि नेत्रिका से कितनी दूरी पर है, तो उसके बाद टोटल लेंथ आपके पास 15 है, 15 में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अदृश्यक से वो कितनी दूरी पर था। और जैसे ये पता चल जाएगा, इसकी फोकस मालूम है, तो यहाँ से वस्तु की दूरी बड़े आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सवाल लगाना है। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत नेत्रिका से करेंगे, लेकिन जो दिया पहले उसको लिख देते हैं। दिया है अदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6.2 सेंटीमीटर, और उसके बाद दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। इतना चीज़ दिया होगा। तो सारा काम पहले कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करेंगे? नेत्रिका से। तो यहाँ पे लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए लगाएंगे 1/FE इक्वल 1/VE माइनस 1/UE। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/FE की वैल्यू है आपके पास 6.25, चूँकि फोकस मतलब प्लस में ही रहता है, और उसके बाद VE डिस्टेंस, और कहाँ बनाना है प्रतिबिंब नेत्रिका को? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर, तो जो कि यहाँ रहेगा माइनस में, और ये हो गया माइनस 1/UE। क्योंकि UE कहाँ है ये नहीं मालूम है, इसलिए इसके चिन्हों को नहीं टच करेंगे। अब ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 1/6.25 प्लस 1/25 इक्वल 1/UE। और एलसीएम लेंगे तो इसमें 4 से जब गुणा करेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 1/25 इक्वल, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 1/UE। 4 × 5/25 हो जाएगा 5/25 बराबर माइनस 1/UE। तो 5 से 25 कट जाएगा, 1/5 बराबर ऋण 1/UE। तो यहाँ से UE की वैल्यू निकल गई -5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो अदृश्यक प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्रतिबिंब जब नेत्रिका के लिए वस्तु जैसा बनेगी तो नेत्रिका से 5 सेंटीमीटर पहले रहेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ दोनों पहले से 15 सेंटीमीटर के गैप पर रखे हुए हैं, और 5 सेंटीमीटर पहले यहाँ पे आके प्रतिबिंब बन गया है, जो कि इसके लिए वस्तु था। मतलब अदृश्यक के लिए प्रतिबिंब कितना दूर जाके बनेगा? यहाँ पे 15 था, और जिसमें से वो 5 निकल जाएगा तो बचेगा 10। तो वही आपका मेन चीज़ है। फिर से एक बार देखो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आके वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु जो रखी हुई है इसको अदृश्यक ने प्रतिबिंब जैसा बनाया था। तो अब अगर 5 सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाए ऐसे, तो टोटल 15 था, जिसमें से 5 निकल जाए तो बचेगा ये डिस्टेंस 10। इसका मतलब क्या हुआ कि अदृश्यक ने जो प्रतिबिंब बनाया वो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पीछे जाके बना, और चूंकि इसका फोकस और इसका इमेज डिस्टेंस मालूम हो गया, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अदृश्यक के लिए 1/FO इक्वल 1/VO माइनस 1/UO। तो यहाँ से पहले हम लोग वो चीज़ निकाल देते हैं कि VO कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि ऐसे मैग्नीट्यूड लगा के लिखते हैं, चिन्ह बाद में लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड यहाँ कितना होगा? ये होगा VO + UE
VO प्लस UE, मतलब इसका इमेज और इससे वस्तु की दूरी दोनों लेनी है। तो अब D है 15 और VO नहीं मालूम है और ये है 5। आप चिन्ह माइनस प्लस लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इस साइड ला के घटा दो और सीधे लिख दो 15 में से 5 जाएगा 10। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चिन्हों में मतलब किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना आने पाए, इसलिए लिख रहे थे। तो यहाँ से निकल गया ये डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर में, मतलब अवदृश्यक 10 सेंटीमीटर पीछे जाके बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1/FO अवदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इक्वल 1/VO 10 रहेगा चूँकि पीछे जाके इमेज बन रहा है, माइनस UO के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब यहाँ से 1/UO को लिखेंगे, ये इस साइड और ये उस साइड, तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1/UO इक्वल 2 × 2, या आप क्या कर सकते हो इसमें 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5/10, 5 से गुणा करेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, हो जाएगा माइनस 4/10। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि UO इक्वल हो जाएगा -10/4, या UO इक्वल हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपके प्रश्न के पहले खंड का सॉल्यूशन। प्रश्न था किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्यक लेंस और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। किसी वस्तु को अवदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अवदृश्यक लेंस से वस्तु को -2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, या कह सकते हैं कि अवदृश्यक लेंस के सामने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें से 2 खंड, एक का सॉल्यूशन हो गया। इसे लिखिए, हम दूसरे का आंसर लिख रहे हैं। तो अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हम लोग आवर्धन निकालने जा रहे हैं। उसके लिए सूत्र लिखेंगे पहले VO/UO कोष्ठक में 1 + D/FE, ये होता है फार्मूला, और इसमें सारी वैल्यू रख देंगे, उसके बाद जो होना है देखा जाएगा। VO मतलब क्या है, अवदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हो गया। UO वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई थी, अवदृश्यक लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1 + D डिस्टेंस कितना है, D 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ था, 25, और उसके बाद FE इसकी फोकस दूरी नेत्रिका की है वो 6.25। सारा मैग्नीट्यूड आप लिख दो, जो आएगा देखा जाएगा। और इसमें आप प्लस माइनस, क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करते समय प्लस माइनस सारा कुछ इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, तो इसलिए इसमें गलती होने का कोई चांस बचता ही नहीं है। आप यहाँ पे दशमलव हटाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा 100/25, और ये हो जाएगा 1 + 25 100/625, तो 25 चौक को 100, और उसके बाद यहाँ कितना आएगा 1 + 4 बार में कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 4, और ये 4, और 1 + 4 यानी 5, और 4 × 5 = 20, यानी आवर्धन आएगा 20। और अगर मान लो इसमें आप प्लस माइनस वगैरह की बात करो तो प्लस माइनस में चूँकि ये इमेज उल्टा ही बनाता है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि अगर आवर्धन को चिन्ह के रूप में देखना रहेगा तो हम कहेंगे -20, मतलब 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा ये। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको आज के सेशन के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। खैर, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। खुदा हाफिज़।